हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीम और आप देख रहे हैं साइंस 10th के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा एवं ताप। सबसे पहले हम किसी वस्तु की गर्माहट, कोई वस्तु गर्म हो, वस्तु ठंडा है, कौन सा वस्तु गर्म है, कौन सा वस्तु ठंडा है, हम क्या कर सकते हैं? देखकर नहीं बता सकते हैं, उसको महसूस करके ही बता सकते हैं कि कौन सा। यदि हमने गर्म पानी में अगर हाथ डाल दिया और उसके बाद थोड़ा देर बाद हमने क्या किया, ठंडे पानी में हाथ डाला, तो हम बताएंगे कि यह पानी उस पानी की अपेक्षा ठंडा है या उस पानी की अपेक्षा वह पानी क्या था, गर्म था। तो यह क्या होता है, अनुभूति कराता है। क्या हो सकती है? गर्म वस्तु क्या हो सकती है? ठंडी हो सकती है, और ठंडी वस्तु को भी हम गर्म भी कर सकते हैं। तो ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो अधिक से किसकी ओर जाती है? कम की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है तापमान। तो तापमान किसे कहते हैं? तो तापमान बताया, गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन के इस स्तर को, जैसे मैंने बताया ना, हमने मापन किया कि ये ठंडा था, वो गर्म था, ये वस्तुपरक हमने मापन किया, अपने आधार पर मापन किया कि भाई ये वस्तु क्या है, गर्म है, ये वस्तु क्या है, ठंडी है, ये इसकी अपेक्षा ठंडी है। तो वो वस्तुपरक मापन है, और वो अपने स्तर पे जो मापन को ही हम तापमान कहते हैं। तो क्या कहा? गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, या बताएंगे, जब गर्माहट अथवा ठंडक वस्तुओं का जो अंतरण होता है, जो इसका क्या करते हैं, हम उसका एनालाइज करते हैं, जो उसका विश्लेषण करते हैं, इसे ही हम तापमान कहते हैं। ये भी बता सकते हैं। तो ये था आपका तापमान। तापमान के अंतर्गत बहुत सारे तापमापी बताए गए हैं। पहला जो तापमापी होता है वो सेल्सियस तापमापी होता है, और फिर होता है एक फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है रियूमर। इसको छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं हम। इसके परास की तरफ चलेंगे हम, परास क्या क्या होते हैं उसको देख लेंगे। ये था, इसका परास होता है 0 से 100 के बीच होता है। इसका परास होता है 3200 212 की तरफ होता है। इसका होता है 273 से 373 होता है पॉइंट। ये 0 से इसका कहां से पॉइंट होता है, ये होता है 0 से कहां तक होता है, 80। तो आप देखेंगे, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R से। इसका जो एक सूत्र है, चारों के मध्य में एक संबंध होता है, इसे हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सभी के संबंध को निकालने से पहले सभी के इंडिकेशन को हमने लिख दिया। फिर देखा ये कहां से चालू हो रहे हैं, 0 से, तो मैंने इसमें 0 घटाया। ये 32 से चालू हो रहा है तो 32 घटाया। इसमें बताया कि क्या 273 से चालू हो रहा है, और फिर हमने देखा ये कहां से चालू हो रहा है, 0 से, तो हमने सबके बटे किया और कहा ये सबके बीच में बराबर चिन्ह लगाया। फिर हमने पाया क्या, इनके बीच में अंतराल कितना है, 0। 100 माइनस 0 कितना हो गया, 100 माइनस 0 कितना हुआ, 100 हुआ। फिर देखा 212 माइनस 32 180 हुआ। फिर मैंने पाया कितना, 273, 373 में घटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रियूमर के बीच में एक संबंध सूत्र बन गया, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में ज्ञात करने का मान। जैसे कोई भी दो मान दिया जाएगा प्यारे बच्चों, एक और बार इसको हल कर लेते हैं। सभी को 20 से भाग जा रहे हैं हल, तो 20 से हमने गुना किया तो C माइनस 0, 20 पंचे 100, F माइनस 32
32 और 2 लिया मतलब 9 बार k माइनस 273 अपॉन 5 बार इज इक्वल टू r माइनस 0 अपॉन 4 टाइम। तो ये और छोटा हो गया। तो अब अगर हमको बोल दिया कि यदि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, मैं सवाल बता रहा हूं, तो इसको आप किसमें बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो हमने फ़ारेनहाइट में बदला, तो फ़ारेनहाइट में क्या बदला, F इज इक्वल टू, अब देखो जिसमें क्या बोला डिग्री सेल्सियस, तो उसको उतारेंगे C माइनस 0/5, इसमें बदला फ़ारेनहाइट में मतलब F माइनस 32/9, जिसका मान दिया उसको रख देंगे 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, तिर्यक गुना कर देंगे, 7 निया 63 का 3 हासिल का आया 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। हमने क्या किया, भाग दिया, 5 छक्के 30, 3 बचा 3 उतारा, 5 छक्के 30, फिर 3 बचा दशमलव लगाया, 5 छक्के 30 बराबर F माइनस 32, ये हो जाएगा 66.6, ये इधर आ जाएगा 32 बराबर F, ये हो जाएगा जुड़ेगा 6 2 8 और ये 9, तो हो जाएगा कितना 98.6 फ़ारेनहाइट। अतः जो तापमान मनुष्य का सामान्य तापमान जब क्या होता है, कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना पढ़ते हैं, 98.6। तो डॉक्टर आपको 100 डिग्री है बोलता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उस समय आप ऊपर चले जाएंगे, 100 फ़ारेनहाइट होता है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो याद रखिएगा। तो ये था, आप देख सकते हैं ठंडकता, गर्माहट और ये सब चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही सवाल आपको क्या करना है, अलग अलग विधियों से निकालना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही और एक आध प्रश्न कर लेते हैं। यदि कह दिया, बोलेगा कि 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, तो हमने क्या किया, सेल्सियस C माइनस 0/5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे कितना 5, इसके आए, और क्या किया, 5 से 5 हमने काट दिया। फिर देखा C माइनस 0, अब C के 0 हटा देते, K माइनस 273, तो K इज इक्वल टू कितना दिया, 0 डिग्री, हमने रखा तो क्या आया, 0 माइनस 273, तो C इज इक्वल टू कितना, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अतः 0 केल्विन का मान कितना होता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसे हम हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और किस प्रकार से बनाना है उसे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा कुछ सवाल जो हमने आपको बताया, और तापमान के आधार पर अब हम आगे बढ़ेंगे ऊष्मा की तरफ। तो ऊष्मा क्या होता है, चलेंगे हम ऊष्मा की तरफ कि ऊष्मा होता क्या है। ऊष्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अब जिसके कारण वस्तु का ठंडकता अथवा गर्माहट का जो आभास होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बता देंगे ऊष्मा के बारे में। वह क्या बताता है ऊष्मा,
कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या बताया? ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके कारण तापमान में बदलाव होता है। तो ऊष्मा का क्या गुण होता है? जो ऊष्मा होती है ना वो अधिक से किसकी ओर जाती है? कम की ओर जाती है, याद रखिएगा। तो बताया ऊष्मा कोई वस्तु नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो तापमान के बदलाव को प्रदर्शित करता है। हम इसे ही क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी बता देंगे ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक ये पूछता है आपको। ऊष्मा का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। और हम ये भी जानते हैं एक कैलोरी बराबर क्या हो जाता है? 4.18 जूल होता है। ये स्टैंडर्ड मान है, कभी कभी हमें पूछता है जो हमें जानकारी होना चाहिए, इसलिए क्या होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 किलो कैलोरी बराबर होगा 1000 कैलोरी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताया। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा कोई वस्तु नहीं होती, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ऊष्मा के तापमान, जो वस्तु के तापमान के बदलाव को प्रदर्शित करता है। कैसे बदलता है? कि यह वस्तु गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी, उसका ताप कहां से? गर्म से ठंडे की ओर जाता है। इस चीज को आप जानकारी में रखें। अब आते हैं हम ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है उसके अंतर्गत हम पहले आएंगे चालन के तरफ। चालन को बताने से पहले एक एग्जांपल दूंगा। मान लिया जाए यहाँ पर एक कीला है, कील पर क्या किया? यहाँ पर मैंने मोमबत्ती को रखा, मोमबत्ती के टुकड़े को चिपका दिया और यहाँ से मोमबत्ती जलाकर हम क्या कर रहे हैं? उस खीले को गर्म कर रहे हैं। तो हम क्या पाएंगे? थोड़ी देर पश्चात पाएंगे कि ये जो खीला है गर्म होगा और क्या होगा? वहां पर मोमबत्ती पिघलना चालू हो जाएगा। पिघल रहा है क्योंकि यहाँ तो हमने नहीं जलाया। तो यही चालन है। चालन में क्या होता है? किसके? चालन में माध्यम ठोस होना चाहिए। सबसे पहली बात होगी चालक वाला ठोस होना चाहिए, चालकीय ठोस होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि उसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, तो बताएंगे चालन एक ऐसी युक्ति है जिसमें केवल धात्विक चालक पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। इसमें चालक के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, ये केवल ठोस पदार्थों में पाई जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति जो धात्विक ठोस होती होगी जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण वाहक, चालक वाहक के कणों के द्वारा ना होकर ऐसे ही होता है। क्यों? देखो ये ठोस है, ठोस है का क्या मतलब? वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है और बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है मतलब ये छोटा सा कण गर्म होगा, ये उसको गर्म करेगा, ये उसको गर्म करेगा। इसी प्रकार से सभी कण आपस में टकराए हुए, चालन दोनों एक दूसरे संपर्कित हैं। ठोस होने का मतलब बहुत सटासट एकदम चिपक के हैं। तो एक कण गर्म होगा तो वो उसको लेगा, वो उसको लेगा, वो इसको लेगा, इस प्रकार से वह गर्म होते जाएगा। तो बताया कि चालन क्रिया ठोसों में पाई जाती है, चालकीय ठोस पदार्थों में पाया जाता है जिसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण है क्या उसके कणों के द्वारा नहीं होता है, जो माध्यम होते हैं उनके कणों के माध्यम के द्वारा नहीं होता है, यह केवल ठोसों में ही पाया जाता है। और इस घटना को ही क्या कहते हैं? इस ऊष्मा के संचरण की विधि को हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा होता है संवहन। देखो संवहन का भी उदाहरण दूंगा। हम क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और माध्यम हमारा पूरा क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है। और गर्म हो रहा है इसका क्या तात्पर्य हुआ? माध्यम गर्म हो रहा है, वातावरण गर्म हो रही है और बार बार हम CO2 छोड़ रहे हैं तो क्या होता है? गर्म वायु का मतलब होता है ठंडी वायु और ठंडी वायु का मतलब होता है गर्म वायु का मतलब होता है हल्की वायु। ये क्या करती है? ऊपर जाती है जैसे, और ऊपर जाकर क्या करती है? उनका स्थान लेने वहां की ठंडी वायु मतलब
भारी वायु नीचे आती है और यहाँ से टकराती है और क्या करती है, इस प्रकार से रोटेशन चलते रहता है, जिसके कारण से हमारा वातावरण क्या है, संतुलित है। अदरवाइज आप सोचिए हम CO2 छोड़ रहे हैं तो गर्म हो रहा है रूम। आप एक कमरे में 1 घंटे तक बंद रहे ना 5-6 लोग, आप देखिएगा आपके CO2 भर जाएंगे तो वो रूम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके CO2, इसलिए घरों में वेंटिलेटर लगाया जाता है ताकि वो हल्का CO2 वेंटिलेटर से निकल जाएगा। ठीक है, तो चालन में क्या होता है, जो माध्यम होता है वो क्या होना चाहिए, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्योंकि देखो ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसमें माध्यम के कणों का क्या होता है, उष्मा संचरण की वह विधि होती है जिसके में क्या होता है, माध्यम के कणों के द्वारा ही उष्मा का संचरण होता है। इसी विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक है, तीसरा संचरण, चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण ये ऐसा होता है जिसको माध्यम की आवश्यकता, देखो ये ठोस की आवश्यकता है, इसको द्रव या गैस की आवश्यकता थी, लेकिन ये ऐसा उष्मा संचरण का ऐसा माध्यम होता है जिसको किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश हम तक बिना, हमारे तक बिना माध्यम के क्या हो जाता है, हमारे धरती पर पहुंच जाता है और हमको प्रकाश देता है। तो ये था चालन, क्या उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम, ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, उसमें माध्यम के कण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते, माध्यम के कणों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, चालन कहलाता है। संवहन यह उष्मा संचरण की एक अन्य विधि है जिसमें उष्मा का जो संचरण होता है माध्यम के कणों के द्वारा होता है, चाहे वो द्रव हो चाहे वो गैस हो। तीसरा विकिरण, यह उष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें क्या नहीं होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य प्रकाश, इसे क्या कहते हैं, विकिरण। ये था आपका चालन, संवहन और विकिरण। इसके बारे में हमने क्या किया, आपको बताया। अब चलेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा का क्या क्या प्रभाव है, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में उष्मीय ऊर्जा को संचरण रूप में नहीं देखा जा सकता। क्या हम उष्मा को देख सकेंगे, केवल एहसास करेंगे, जैसे गर्माहट और ठंडक था तो उसमें जो भाप था वही तो उष्मा था और वही तो उष्मा ही तो ऊर्जा है, तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में उसके प्रभाव की तरफ चलेंगे। देखते हैं उष्मा के प्रभाव के अंतर्गत हम हमने अभी बताया कि उष्मा को तो नहीं देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को उष्मा दिया जाएगा, उष्मा देने पर क्या होगा, वस्तु के ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगा वही उष्मा के क्या करेगा, उष्मा का प्रसार करेगा दूर दूर तक, जहां तक उसके चालन, चाहे वो चालन के माध्यम से हो, चाहे संवहन के माध्यम से हो, चाहे विकिरण के माध्यम से हो, वह क्या करेगा, अपने उष्मा का प्रसार करेगा, जो किसके रूप में पाया जाएगा, ताप के रूप में पाया जाएगा। अर्थात स्थानांतरण, यही तो ऊर्जा संरक्षण का भी नियम था कि उष्मा को तो ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती। तो हमने बताया कि उष्मा का क्या प्रभाव है, उष्मा को नहीं देख सकते, हम नहीं समझ सकते, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। जब हम उष्मा को बढ़ाते हैं तो तापमान में वृद्धि होता है, जिसके कारण उष्मा में प्रसार होता है, वही प्रसार के बारे में बताता है। अब हम चलेंगे ताप में वृद्धि, वही बताया था कि कोई वस्तु गर्म है तो क्यों वह गर्म है, ठंडी है तो क्यों। अब बताएंगे उष्मा निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, उष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q समानुपाती है कि पहला है कि उष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम जितना द्रव्यमान उसकी अधिक होगी उष्मा की मात्रा भी अधिक होगी। दूसरा होता है Q इज इक्वल टू डेल टी, क्या कि वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ताप में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा अर्थात ताप जितना बढ़ते जाएगा उष्मा का मान भी उतना अधिक होता जाएगा। फिर वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार की प्रकृति है, कैसी वस्तु है, चालकी है, अचालकी है, ठोस रूप में चालकी, ठोस है, ठोस गैस है, द्रव है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम इन दोनों को जब मिला के लिखते हैं तो Q समानुपाती m डेल T हो जाता है, और जब Q इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है और इसे क्या कहते हैं, m डेल T।
जहां m एक s एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि हमने क्या कह दिया, यदि हमने कह दिया कि Q का मान, यहां से देखेंगे, यहां से S इज इक्वल टू हम मान निकालते हैं, S इज इक्वल टू सबको पक्षांतर किया, Q अपॉन m डेल T, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा। यदि हमने m इज इक्वल टू 1 जूल कह दिया और m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम द्रव्यमान कह दिया, डेल टी का मान क्या कह दिया, 1 कह दिया, और क्या हुआ, जब इस स्थिति में हुआ तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, S इज इक्वल टू Q, अर्थात बता सकते हैं, अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान, जो क्या बताया, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान और एकांक ताप में परिवर्तन करने पर वो क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या बताया, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान और एकांक समय में हुए परिवर्तन से प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये था हमारा क्या, विशिष्ट ऊष्मा। फिर बताएंगे इस विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। आप देख सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे दिख रहा है, कैसे, इसको कहते हैं जूल, फिर नीचे है इसको बोला किलोग्राम, और इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ये होता है जूल किलोग्राम सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये था आपका ऊष्मा का प्रभाव, जिससे हम समझ सकते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। हमारा अगला टॉपिक है ऊष्माधारिता। यह ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो संपूर्ण द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। क्या कहा मैंने, ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान के ताप को, संपूर्ण द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। फिर आ जाते हैं ऊष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था विशिष्ट ऊष्मा को s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका SI मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये थी हमारी ऊष्माधारिता। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो सिलेबस था वो यहीं तक था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में बस यहीं तक था। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए, जहाँ तक है मैंने बताया उस स्तर पर अपने बुक का सहारा लेते जाइए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, तब फिर मिलेंगे हम अगले क्लास की तरफ। अब तब तक के लिए धन्यवाद।